बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम हेपेटाइटिस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसे आसान अल्फाज में जिगर की सोजिश कहा जाता है। जिगर हमारे जिस्म में दाईं जानिब पसलियों के पीछे मौजूद एक ऐसा अहम ऑर्गन है जो कि बहुत ही ख़ास काम कर रहा है, जैसे आपके खून को फासिद मादों से खाली करना, साफ़ करना, इसके साथ साथ आपके खुराक को जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसको हज़म करना और एनर्जी को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना। ये बहुत सारे अहम काम हमारा जिगर करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस ऑर्गन को सीरियसली लिया ही नहीं जाता तब तक जब तक कि ये बेचारा बीमार होकर बहुत सारी अलामात नहीं दे देता। अब ये है कि हेपेटाइटिस की बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि वायरसेस हैं, मेडिसिन भी कुछ हेपेटाइटिस कर देती हैं, इसके साथ साथ शराब नोशी भी आपके जिगर को ख़राब कर देती है, और जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसके तो क्या ही कहने हैं, चिकनाई से भरी हुई ग़िज़ा भी हमारे जिगर को मुतासिर कर सकती है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं वायरल हेपेटाइटिस की। जी हाँ, वायरल हेपेटाइटिस बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, इसकी बहुत सारी अक़साम हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको बताएं कि किस तरह से इससे बचाव मुमकिन है, क्या एहतियाती तदाबीर आप कर सकते हैं और वैक्सीनेशन का किस कदर फ़ायदा है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मेहदी नकवी, जो कि पॉली क्लिनिक में एज अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मेहदी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? जी, हमने ये सोचा कि आज हम हेपेटाइटिस के हवाले से गुफ्तगू करें, तो ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस क्या होता है, इसकी कितनी अक़साम होती हैं और क्या ये वायरस से ही होता है। मैंने कुछ चीज़ें तो बता दी हैं कि क्या क्या हेपेटाइटिस कर सकती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम वायरल हेपेटाइटिस पे फोकस करें। तो कौन कौन से वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं और क्या हर हेपेटाइटिस का वायरस डिफरेंट होता है? जी, बहुत शुक्रिया इन सवालात का। बेसिकली जैसे कि आपने बताया, हेपेटाइटिस जो है वो जिगर की सोजिश होती है और जो कॉमन कॉज है वो वायरल हेपेटाइटिस ही होते हैं। उनको आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की तरह याद कर सकते हैं, ABCDE। ये बहुत कॉमन वायरसेस हैं जो वायरल हेपेटाइटिस की वजह बनते हैं। और इसमें फिर हम थोड़ा सा डिवीज़न इस तरह कर लेते हैं कि A और E को हम अलग वायरस में कैरेक्टराइज़ करते हैं और BCD को वायरस की अलग किस्मों में कैरेक्टराइज़ करते हैं, क्योंकि दोनों का फैलने का तरीका और उनके जो सिम्टम्स हैं और आगे साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन वो डिफरेंट है। अच्छा, तो जो हेपेटाइटिस ए है उसका तो हम बड़ा नाम सुनते हैं, बड़ा कॉमन सा है। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में भी लोगों को बहुत सारी मालूमात हैं, तो ये डी और ई क्या होता है? देखिए, जो हेपेटाइटिस A B तो तकरीबन 1990 से पहले बहुत कॉमन था। सी जो है तकरीबन 1989 में डायग्नोज हुआ और उसके बाद से ये डायग्नोज हुआ कि बी और डी आलमोस्ट साथ ही होते हैं। बी और डी बी के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा। और फिर एक ही तरह की एक वैरायटी जो ई बाद में डायग्नोज हुई। सही। तो ए किस में होता है, बी किस में होता है, सी किस में होता है? थोड़ा सा ये बता दें ताकि लोगों को क्लियर हो जाए ना कि हेपेटाइटिस ए किस तरह से होता है, क्यों होता है, और इन सब के वायरस, आपने कहा कि वायरस तो हैं लेकिन उनमें कोई फ़र्क भी होता है? उनमें फ़र्क है। अच्छा। उनके स्ट्रक्चर्स में भी फ़र्क है। जैसे कि बी का तो बिल्कुल ही डिफरेंट DNA वायरस होता है, बाकी सब RNA वायरस होते हैं। और ए और ई के फैलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। वो फीकल ओरल रूट से फैलता है। अच्छा। यानी कि पानी और ख़ुराक की जो गंदगी है वो अगर आपके पेट में चली जाती है, ए और ई वायरस ज़्यादातर इस तरह होते हैं। और BCD जो वायरस हैं वो ज़्यादातर ब्लड बॉर्न है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। सही। तो इनकी अलामात क्या होती हैं? मैं चाहती हूँ कि आप सेपरेटली थोड़ा सा बता दें कि एक तो जर्नल अलामात क्या होंगी कि अगर आपका जिगर जो है वो इन्फ्लेम्ड है, और फिर किस तरह से पता चलेगा, क्या अलामात की बेसिस पर भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए है या बी या सी है? AE को मैं फिर अलहदा करूँगा कि AE फौरी डैमेज करने वाले वायरस हैं। वो फौरी तौर पे अपने सिम्टम्स देते हैं और फौरी तौर पे ही ज़्यादातर रिकवर हो जाते हैं। शुरू के सिम्टम्स जो हैं वो आम वायरल बीमारियों की तरह हो सकते हैं, जैसे भूख का ना लगना, उल्टी का आना, ठीक है, लेटर और बुखार होना, पेट में दर्द होना। जो बाद में जो ज़्यादा वाज़ेह जो इसकी अलामत है वो आँखों का पीला होना, जिस्म का पीला होना या पेशाब का पीला आना या जिस्म पे ख़ारिश हो जाना। ये A और E की जो है वो ज़्यादा अलग सिम्टम्स हैं। B और C D जो हैं ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है। इनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो खामोश
बीमार होते हैं कि जो वायरस तो अंदर है लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके अंदर वायरस है। वो यूजली मेडिकल फिटनेस की टेस्ट करा ली है या किसी सर्जरी से पहले, उन्हें तो सिर्फ तब पता चलता है कि उनको EMS शुरू की अलामत के लिहाज से बता रहा हूँ, बाद में तो ये भी बहुत अलामतें देते हैं। तो B, C और D के शुरू में बिल्कुल कोई अलामत नहीं होती, ज़रा सी थकन और कमज़ोरी जिसको आप किसी भी तरह जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, हम सुनते थे कि हेपेटाइटिस ए उन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है जो कि जिस तरह के हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं या इस तरह के जिस तरह के फ़ौजी बैरक्स होती हैं, तो इनमें एक से दूसरे को बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो आपने कहा कि फीको ओरल रूट है, यानी कि आपके अगर आपने हाथ सही से नहीं धोए हैं, आप गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक से दूसरे को लग जाता है। और इसीलिए स्पेशली रेस्टोरेंट्स में उन्होंने लिखा होता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे तरीके से हाथ धोएं। तो कोई चेक और बैलेंस का तरीका है? क्योंकि जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ में हमेशा से अगर एक आउटब्रेक हो जाती है तो फ़ौरन से चेक किया जाता है कि हु वाज द कॉज ऑफ इट, फिर उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाता है। तो आप इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तान में भी ये प्रैक्टिस पाई जाती है कि अगर एक केस डायग्नोज हो गया है तो फिर देखा जाए कि ये कहाँ से आ रहा है, इसकी रूट कॉज क्या थी? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है इसको आप कह सकती हैं बहुत मुश्किल है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। अक्सर मरीज़ जो है वो तो छुट्टी कर लेता है, वो आता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि पीछे ये वायरस फैला किससे है। सही, ठीक है। और वो ज़्यादातर बताता भी नहीं है, छुपा लेते हैं, क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट्स कुछ सख्त भी हैं कि जो पॉलिसी होती है वो घर भेज देते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स ने ऐसी भी पॉलिसी की, उन्होंने बिल्कुल छुट्टी दे दी, ये समझे बगैर कि वायरस जो है ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो लोगों को एक स्टिग्मा है कि हेपेटाइटिस हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, जबकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो, और जितना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे फोकस करेंगे उतना फिर ये जड़ से उखड़ेगी बीमारी। ठीक है। और जिस तरह के आपने प्रिवेंशन की बात की, हाथ सबसे आसान है, पानी उबाल के पिएं, साफ़ सुथरी खुराक खाएं और हाथ धो लें। ए और ई वायरस तो इसी से प्रिवेंट हो जाता है। और ये ज़्यादातर क्लोज एरियाज़ में इसलिए होता है कि वहाँ बहुत सी चीज़ें सफाई की अवेलेबल नहीं होती, तो इस वजह से ये ए और ई वायरस ऐसी जगहों पे जो बंद जगह हों, हॉस्टल्स हों, बैरक्स हों, उधर ज़्यादा फैल जाता है। डॉक्टर मेहदी, मसला ये है कि हम लोग जब हाथ धोते भी हैं तो हम लोग टाइम ही नहीं लगाते हाथ धोने पे। मैंने अक्सर लोगों को देखा बस यूं यूं किया, पानी के नीचे हाथ रखे और हाथ धुल गए। तो हमें तो सही तरीके से हाथ धोने का तरीका भी नहीं आता। फिर अक्सर औकात ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें गाइड किया जाता है कि आपने पानी को किस तरह से बॉईल करना है, किस तरह से स्टोर करना है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बहुत तेज़ी से फैलता है। और स्पेशली जब कोई ऐसी हमारे ऊपर आफत आई हुई होती है, जिस तरह के सैलाब हैं या लोग बेघर हो गए हैं, तो उनमें फिर ये बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ नहीं हो रहे होते, सोप्स का इस्तेमाल उस तरह से नहीं होता। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लोगों को किस तरह से हाथ धोने चाहिए कि उनके जो, जिस तरह के हम डॉक्टर्स भी धोते हैं, एक स्पेशल तरीका है इसका, थोड़ा सा उस मुतालिक बताइएगा। बिल्कुल, साबुन से अच्छी तरह जो है तकरीबन आप मिनट 2 मिनट तक अच्छी तरह हाथ आप नाखून के अंदर ये बिल्कुल यूं करके, ताकि जो सारे जरासीम है वो उंगलियों के दरमियान से निकल जाएं। अगर आप बिल्कुल स्पीडीली सारे काम करेंगे तो वो जो वायरस है वो मरेगा नहीं उसमें। और वो एक से, क्योंकि अक्सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब वॉशरूम से आएँ उस वक्त हाथ अच्छी तरह साबुन से, क्योंकि जैसे कि फीकल ओरल रूट बताया है, ये तो उसी रूट से आपके हाथ में और हाथ से भी दूसरे हाथ में और आपके मुंह में। तो ये एक जो बिल्कुल प्रिवेंटेबल चीज़ है कि हाथ को अच्छी तरह साबुन, बच्चों में यूजली बच्चों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चे यूजली वॉशरूम में बहुत ज़्यादा हाथ धो के निकलने की, उनको पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए कि किस तरह टाइम लगा के हाथ धोएं ताकि वो जो रूट है वो ब्रेक हो। अक्सर ये देखा गया एक ही फैमिली में 2-3 बच्चों को एक साथ हेपेटाइटिस ए और ई हुआ है। इसका मतलब वो कहीं कॉन्टैक्ट था और क्योंकि वो शुरू के हफ्ता पता ही नहीं चलता, खामोश रहती बीमारी, आम सी थकान, बुखार, तो क्लियर जब तक जॉन्डिस नहीं होता यानी आंखों की पिलाहट, तो पता ही नहीं चलता कि ये वायरस हो गया। तो उसके बाद फिर प्रिवेंशन का फ़ायदा नहीं रहता क्योंकि वो फैल चुका होता है। हाँ। तो वैसे ही जनरल अगर हम ये सफाई का ख्याल रखें, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, तो ये तो ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमेशा से हम बताते हैं कि जिस तरह की गैस्ट्रोएंटराइटिस भी इसी तरह फैल रहा होता है, टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, ये जो सारी फीकल ओरल बीमारी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसी नहीं है क्योंकि साबुन से हाथ नहीं धोते। डॉक्टर मेहदी, ये भी मसला है ना कि जहाँ पर साबुन पड़ा होता है वहाँ से साबुन या तो बेचारे चूहे ले जाते हैं या लोग ले जाते हैं, ये भी बड़े वसाइल है हमारे मुल्क में। तो इस पर भी हमें काम करना कुछ टिश्यूज आते हैं, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल, उससे ये बड़ी अच्छी आपने बात की। नाज़रीन, आजकल ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि आप बहुत छोटे से होते हैं, आप पर्स में रखते हैं और आप उसको निकाल के सिर्फ आप उसमें पानी जब ऐड पानी करते हैं डालते हैं वो तो वो साबुन की तरह सोप बन सा बन जाता है। जाता है। और ये आई एम ग्लैड कि यू टॉक्ड अबाउट इट। अच्छा, ये बताइएगा कि हमें ये तो पता है कि बी और सी काफ़ी ख़तरनाक हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सलीम बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी, सवाल पूछिएगा। ये मैदे में वो गर्मी है तो दूसरे जिगर में भी गर्मी बहुत है, मसाने में भी गर्मी बहुत है, पेशाब बहुत पीला आता है। और दवाइयाँ भी खाई हैं और काफी दवाई खाई है, सही नहीं हो रहा काम। अच्छा, ठीक है। किस तरह से आपको महसूस होता है कि गर्मी बहुत है? कोई अलामात आती हैं आपको? ये पेशाब भी पीला आता है तो और रोटी भी हजम नहीं होती। जब रोटी खा रहा हूँ तो उस पर थोड़ी देर बाद क्या आ जाती है। अच्छा, ये कब से हो रहा है आपको और उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी है तकरीबन कोई 25 साल है। अच्छा, ठीक है। और ये मसला कब से हो रहा है? जी, ये मसला कब से हो रहा है आपको? ये 2 साल से हो रहा है। ठीक है, किसी डॉक्टर को दिखाया है इसके लिए आपने? डॉक्टर को दिखाया हमने, वो मेडिसिन दे देते, बस वो बढ़िया गर्म मेडिसिन दे देते, हम खा लेते, बस यही काम चलता है। ठीक है, वक्ती तौर पर आप सवाल पूछना चाहेंगे इनसे कोई? नहीं, वैसे जनरली उन्होंने बड़ा नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स बताए हैं, लेकिन कम से कम अगर उन्हें पेशाब पीला आ रहा है तो पेशाब पीला आना तो आप नॉर्मली पानी की कमी से भी आ सही, सकता है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। तो अच्छा डॉक्टर मेहदी, ये मुझे समझ नहीं आता कि लोग खुद ही से कहते हैं बड़ी जिस्म के अंदर गर्मी है, ये कभी आपको समझ में आया है कि ये किस तरह से होती है? मतलब ये कौन सी अलामत होती है जिसको पेशेंट्स ये कहते हैं? क्या उनके पाँव जलते हैं, हाथ जलते हैं? क्योंकि जिस तरह कि आपने कहा कि पेशाब तो पीला होता ही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सोचना भी लोगों के लिए अच्छा है। अगर इसकी वजह से वो इतना अवेयर हो के अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट करा लें, अच्छा, तो वैसे तो ये बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, स्ट्रेस रिलेटेड भी हो सकते हैं, मैदे से रिलेटेड भी हो सकते हैं। और लेकिन इसकी वजह से अगर मरीज़ अपने आप को इतना बीमार समझ ले कि वो हेपेटाइटिस बी सी करा ले, तो ये तो पूरी कौम पे खिदमत है। हाँ सही। तो इनको क्या करना चाहिए? कह रहे हैं जिगर में भी गर्मी है, मैदे में इनको कह रहे हैं कि खाना मैदे के हजम कुछ नहीं खास होता। टेस्ट होते हैं, वो करवा लें, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवा लें और हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट करवा लें, ठीक है, तो वो एक तरह से इनकी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। अगर हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट ठीक आते हैं, एलएफटीज वगैरह भी करवाने हैं साथ इनको? 2 साल से चल रहा है तो मेरा ख्याल ये एसिम्प्टोमेटिक वर्जन ही चल रहा है, ठीक है, तो एलएफटीज कराने में कोई हर्ज नहीं है, और लेकिन हेपेटाइटिस बी सी ज़रूर करवा लें। ठीक है। अच्छा, क्या वजह है डॉक्टर मेहदी कि हमारे रीजन में और हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बी और सी बहुत बढ़ता चला जा रहा है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि बाहर की कंट्रीज़ में तो वो हेपेटाइटिस बी की कोई वैक्सीनेशन नहीं करते, हम लोग तो वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं लोगों की, फिर भी बढ़ रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? एक तो मेरे ख्याल से जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती रही हैं 80s में, वो पेशेंट्स हमारे सामने उसमें आ रहे सी हैं। बहुत, क्योंकि बिल्कुल, सी की बिल्कुल। स्क्रीनिंग तो शुरू 89 के बाद हुई है, अच्छा, ठीक है, तो उस वक्त तो आपने देखा था ऐसे ही वो स्प्रिट लैम्प के ऊपर नीडल घुमा के कॉलरा के टीके लगा स्कूलों में लगते रहे, तो कितना स्प्रेड हुआ है वो तो हम उस वक्त कह ही नहीं सकते कितना स्प्रेड हुआ। अच्छा, ठीक, अब वही जो आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीडल जो है ना हमारे यहाँ गैर ज़रूरी, मैं कह रहा हूँ गलत इंजेक्शन तो बात है, गैर ज़रूरी इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लगते हैं। इंटरनेशनली ये है कि अगर आप ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं 70% आप एट रिस्क हैं। अगर आप गैर ज़रूरी, मतलब जहाँ पे गोली से काम चलता है वहाँ पे ड्रिप और इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमारा तो उल्टा है ना, जहाँ पर गोली से काम चलता है वहाँ पर हमें टीका चाहिए। वो वही है ना, गैर ज़रूरी, जहाँ पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं वहाँ एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ गोलियों से काम ठीक हो सकता है वहाँ पे एक टीका लगा रहे हैं, जो टीका एक रिस्क है, वो आपके ब्लड और मसल्स में जा रहा है, जो सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा ये है कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक तो आम मैरिटल स्टेटस और जो गैर इज़्दिवाजी बाकी ताल्लुकात है उसमें भी लोगों को बहुत अवेयरनेस की इस ज़रूरत पर है। हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, मैं बात कर रहा हूँ सुबह से मित्र खास से। जी, सवाल पूछिएगा, बड़े दूर से आपने कॉल किया है। जी थैंक यू। पीछे इस पर मैं शौक से लिखता हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है, इस गर्मी की वजह से जो खाने के बाद गर्मी ज्यादा होती है मुझे। ठीक है, कैसे लगता है गर्मी ज़्यादा हो रही है? पसीने आने लग जाते हैं और गर्मी लगना शुरू हो जाती है,
दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट, यही मिर्च होता है। मसाले ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल करते कहीं आप? नहीं, ये भी आपकी बात सही है, लेकिन पंखे के नीचे होते हैं फिर भी गर्मी ज्यादा होती है। हाँ, खाना ज्यादा तो नहीं खाते? हाँ, ये भी आपकी बात सही है, खाना ज्यादा भी खाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। तो आपका सवाल ये है कि खाने के बाद गर्मी लगती है, क्या करें, है ना? जी हाँ राइट ठीक सर, है, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है भाई। आधा तो जवाब आपने दे ही लिया हमसे। आधा मैंने दे दिया है, सही। बेसिकली ओवर ईटिंग और है। बहुत ज़्यादा ये मसला है कि ओवर ईट कर लेते हैं और फिर ज़ाहिर बात है घबराहट होनी शुरू हो जाती है। वो जो एक जनरल बिहेवियर है कि भूख से थोड़ा सा कम खाएं, ठीक है, खाने के बाद फ़ौरन लेट ना जाएं, क्योंकि ये भी ज़्यादा मैदे से रिलेटेड सिम्टम्स ही बता रहे हैं। सही। तो ये जो दो हैबिट्स हैं ना, अगर ये कर लें, थोड़ा सा कम खाएं और फ़ौरन लेट ना जाएं, बिल्कुल। इससे खासा जो मैदे के सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल रहता है। और सुन्नत भी यही है कि आपने भूख रख कर खाना है। और इस पर वो एक जोक भी बड़ा मशहूर है कि पेशेंट डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब सांस नहीं आता। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गोली खा लें। वो कहता है अगर गोली खाने की जगह होती तो मैं और खाना ना खा लेता। तो आपने ये करना है कि थोड़ा सा अपने स्टमक में जगह रख के खाना है। और आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग एक्सर्शन वाला काम करते हैं और उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, लेकिन ऐसे में कोशिश करें कि आप न्यूट्रिशियस फूड खाएं। यानी कि खाना ज़रूर खाएं, लेकिन रोटी का इस्तेमाल कम हो, दालों का या गोश्त का इस्तेमाल आपने उसमें ज़्यादा करना है। फिर आपने चिकनाई कम रखनी है, मिर्च मसाले कम रखने हैं। जिस तरह के पुराने ज़माने में लोग खाते थे, बड़ी सादा खुराक होती थी और कभी उनको ये वाली फीलिंग नहीं होती थी। प्लस आपने ये करना है, गर्मी का एक और हल आपको बताती हूँ, कि आपने लस्सी इस्तेमाल करनी है। कच्ची लस्सी और दही की लस्सी दोनों बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं गर्मी में स्पेशली। और आप जब उनको पीते हैं तो उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। फिर सिकंजबीन भी आप पी सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी टिप्स आप कर सकते हैं और पंखे के नीचे बैठ के खाना खाएं, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। हमने आपको कोशिश की कि आपके सवालात के जवाबात दें। अच्छा, कमिंग बैक टू हेपेटाइटिस, कि हम बात कर रहे थे कि हेपेटाइटिस बी और सी की, हमने कहा कि इंजेक्शंस की वजह से ये फैलता है। फिर हम इज़्दिवाजी ताल्लुक़ की बात कर रहे थे। मैं स्पेशली अपने प्रोग्राम के थ्रू ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस डेफिनेटली नहीं हो रही है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इवन हमारे रीजन में, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये फैलता चला जा रहा है। बहुत सारे रिश्ते इस वजह से ख़त्म हो जाते हैं कि हस्बैंड को हेपेटाइटिस था, उसने बीवी को बताया नहीं, अब बीवी को भी ट्रांसमिट हो गया। फिर मैं बात करूंगी फॉरेन कंट्रीज़ की, कि वहाँ पर आपकी ये ऑब्लिगेशन है कि अगर आपकी वजह से किसी और को ये बीमारी फैल रही है तो आपने उनको ज़रूर इन्फॉर्म करना है। अगर पेशेंट खुद इन्फॉर्म नहीं करता तो फिर देर आर सर्विसेज जो कि आपके पार्टनर नोटिफिकेशन प्रोग्राम उसको कहते हैं, कि वो आपके पार्टनर को नोटिफाई कर देती हैं। फिर पार्टनर और फिर इसी तरह पार्टनर पे है कि वो क्या डिसाइड करता है, दूसरा पेशेंट पे है कि उसको प्रोटेक्शन लेनी है। तो थोड़ा सा इस हवाले से डिटेल में गाइड कीजिएगा। इसमें थोड़ी सी बात हमें पिछले कुछ दिनों पहले कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस हुई। इसको अगर हेपेटाइटिस बी सी इतना कॉमन हो गया कि इसको नादरा से लिंक कर देना चाहिए। अच्छा, ये हमारी अपनी सजेशन है एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, सजेशन कि बी सी का स्टेटस, क्योंकि करोड़ से ज़्यादा मरीज़ हैं, तो अगर आप उसको नादरा से लिंक कर देते हैं तो एटलीस्ट आपके स्टेटस हो और वो फ्यूचर जनरेशन के नहीं अच्छा है। वही जो आपकी बात है, और ये बताना पहले से आप बता देते हैं तो ये बी का ज़रूरी नहीं है कि वो चला जाए। अगर आप अपने पार्टनर को वैक्सीनेट कर देते हैं तो बी की ट्रांसमिशन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अगर आप इसी तरह अगर जिस तरह एक प्रेग्नेंट खातून है उसको पता चल जाता है, वो अपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी मुंतकिल करने से बचाया जा सकता है उसको। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में और प्रैक्टिसेस भी हैं, तो थोड़ा सा सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो आप मियाँ बीवी के अलावा कोई ताल्लुकात है उसमें उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ ऐसे मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स हैं जो आप एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ पर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बेसिक पब्लिक इसी मर्ज में मुब्तला है। बहुत शुक्रिया। अवेयरनेस मिल रही है बहुत अच्छे से। और मुझे शुक्रिया। ये पूछना था, अगर किसी पेशेंट ने ऐसा 7 से 8 साल पहले वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए करवा ली हो और 3 मंथ में उसकी ना जो भी तमाम ट्रीटमेंट के बाद पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव हो गई हो,
अब ये पूछना है कि आया हम LFT वगैरह के इस तरह के टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं, उसमें कहते हैं जिगर क्लियर है ये वो, तो क्या है हमें इन चीज़ों से बचने के लिए मज़ीद डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हमें परहेज़ करना चाहिए या मज़ीद टेस्ट करवाने चाहिए? मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि आया कि कुछ नहीं पता चलता, कि कहते हैं कि खामोशी से कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि आपने कहा कि वैक्सीनेशन करवा ली गई है, क्या ये इलाज वाली वैक्सीनेशन थी या बचाव वाली वैक्सीनेशन थी? इलाज वाली। ठीक है, हेपेटाइटिस सी का इलाज करवाया आपने? क्योंकि मेरे बाबा को हेपेटाइटिस सी था, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं उनकी ट्रीटमेंट वगैरह खुद से ही करती थी। तो उनका जैसे कभी जख्म हो जाना, उनको डिमेंशिया था तो गिर जाते थे, कुछ भी मतलब करना चाहिए हमें, तो खैर हमने कुछ भी नहीं किया होता माँ बाप के लिए। लेकिन जब पॉजिटिव आया तो जब टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा कि इतने 6 मंथ का आपका इलाज है, उसमें इंजेक्शन दिए गए, लेकिन इंजेक्शन के बाद बिल्कुल मतलब नेगेटिव था। ठीक है। अब ये पूछना है कि सही चल रहे हैं, लेकिन जैसे कि अब हमें पूछना यह है कि आया हम मजीद टेस्ट करवाएं? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका और हमें समझ आ गई है, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने मेरा कॉल अच्छे किया। से दे दीजिएगा अगर चाहें तो। मेरे बहनों ये उनको हेपेटाइटिस बी है, उनकी आजकल तबीयत इस तरह से कि उन्हें भूख नहीं लगती, बहुत ज्यादा एक्टिव थे, 2 मंथ से उन्हें भूख भी नहीं लग रही और वो बड़े मतलब डाउन हो चुके हैं और कमजोर हो चुके हैं। प्लीज उनका भी बेशक आप चाहें तो दे दें, लेकिन मेरा प्लीज जरूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, दोनों सवालों का जवाब देंगे जी। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है कि हेपेटाइटिस सी हुआ, ट्रीटमेंट हो गई, तो अब उनको क्या करना चाहिए? टेस्ट वगैरह करवाते रहना चाहिए, और अगर एक पेशेंट ठीक हो गया है तो अभी भी क्या ट्रांसमिशन का रिस्क है दूसरे लोगों को? पहले इस सवाल का जवाब दें। देखिए, ट्रांसमिशन का ये है कि हेपेटाइटिस सी जो है उसका रिलैप्स हो जाता है और री इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। मतलब वो जो एक आम मिथ है वो वैक्सीन नहीं है, वो ट्रीटमेंट था। उसने उस वक्त के वायरस को ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी दोबारा वायरस दोबारा किसी सोर्स से भी हो सकता है। और अक्सर हमने हेपेटाइटिस सी के बाद में केसेस बेदार होते हुए भी देखे हैं कि हेपेटाइटिस सी, पर इसमें एक चीज़ ख्याल रखनी है, वो आम टेस्टों से चेक नहीं होता। जब आप एक दफ़ा ट्रीटमेंट ले चुके हों तो जो आम हेपेटाइटिस सी का जनरल टेस्ट है उससे फॉलो अप नहीं रख सकते, वो पॉजिटिव ही रहता है, उसकी कोई अहमियत नहीं, वो जस्ट है स्कार, जैसे कोई जिल्द पे चोट लगी है वो निशान रह गया। PCR का टेस्ट है जिसके ज़रिए ऐसे पेशेंट को फॉलो अप के लिए PCR कराना पड़ेगा, PCR करवाना पड़ता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड इसलिए कराना पड़ता है, कभी कभी हेपेटाइटिस सी नेगेटिव भी रहता है लेकिन लिवर का डैमेज नहीं रुकता। अच्छा, तो वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए तिल्ली का बढ़ना, पोर्टल प्रेशर यानी वो जो एक रग में प्रेशर बढ़ना, जिगर का सुकड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड कुछ अरसे बाद करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। कितने अरसे बाद ये टेस्ट करवा लेने चाहिए इनको, PCR और अल्ट्रासाउंड? PCR अगर ज़रा सा भी इनको कंसर्न है तो PCR अगर 2 से 3 साल के बाद दोबारा करा लें। ठीक है। तो लेकिन फिर वही बात है कि ये PCR उनके पुराने वायरस से न्यू इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, ये तो समझ आ गई, ये वैक्सीन नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल उसका इलाज था, तो कभी भी री इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, ये उनका ख्याल रखती हैं, ज़रा जल्दी से बता दें कि इनको तो नहीं ट्रांसमिट हो सकता जब वो ट्रीट हो चुके हैं? तो अगर उनमें बेदार होगा तो ट्रांसमिशन, अगर कहीं चोट के खून से खून का राब्ता कहीं भी आ जाए तो वो हो सकता है, लेकिन जनरल केयर से नहीं ट्रांसमिट होगा। ठीक है, जनरल केयर से बिल्कुल, आप अगर बर्तन शेयर करें बर्तन तो शेयर कर लें, हो रहा है, कपड़े बदलवा दें, कोई इसमें कोई उसका अगर मरीज का पानी आप पी लें तो कोई रिकॉर्डेड ऐसे एविडेंस नहीं है कि सी जो है ब्लड बोर्न है, आपको ब्लड से जाता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, कमल इफ्तिखार बात कर रही हूँ हजीरा से, आजाद कश्मीर। जी कमल, सवाल पूछिएगा। जी, मेरी सिस्टर है, उनको हेपेटाइटिस सी था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा। तो अभी उनकी बेबी की बर्थ हो गई है, बट डॉक्टर्स का कहना है कि उनके जर्म्स एक्टिव नहीं है, जर्म्स उनकी बॉडी में है बट एक्टिव नहीं है, तो फिर उनको खत्म करने का क्या प्रोसीजर होगा? अच्छा ठीक है, बेबी हेल्दी है? जी जी, बेबी हेल्दी है। ठीक है, ये बताइएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कोई इलाज नहीं हुआ हेपेटाइटिस का? नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर ने कहा था कि आप कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, सवाल का जवाब लेते हैं जी। हेपेटाइटिस सी के नेगेटिव का मतलब है उनकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव थी और उनका PCR नेगेटिव था। वैसे भी प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस सी का इलाज नहीं करते, तो इनको 6 मंथ्स के बाद PCR रिपीट कर लें। और न्यू बॉर्न के लिहाज से ये कि उस न्यू बॉर्न का टेस्ट अक्सर माँ की वजह से पॉजिटिव आता है, वो फॉल्स पॉजिटिव होता है। अच्छा। तो 18 महीने पे बच्चे का टेस्ट दोबारा कर लें। ठीक है। 18 महीने के बाद उसको वाकई बच्चे को वायरस था कि नहीं, वो रूल आउट हो जाएगा। अच्छा ठीक। शुरू में कराने का कोई ऐसा, और बहुत
हेपेटाइटिस सी का कंपैरेटिवली बी से कम रिस्क है हाँ। ट्रांसमिट होने का। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है डॉक्टर मेहदी कि अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि जो वायरस ज़्यादा डेडली है उसकी ट्रांसमिशन रेट कम है, और जो वायरस थोड़ा सा कम ख़तरनाक है उसका ट्रांसमिशन रिस्क ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक प्रोटेक्शन दी गई है, और मैंने इसीलिए पॉइंट हाईलाइट भी किया कि कहीं प्रेगनेंसी में तो इनकी ट्रीटमेंट नहीं हुई, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं इस तरह की ट्रीटमेंट। सी का ट्रीटमेंट हम अवॉइड करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देखना है कि बच्चे को कहीं ट्रांसमिट नहीं हो गया। तो 18 महीने पर फिर बच्चे को कौन सा टेस्ट होगा? आम एंटी-एचसीवी जो टेस्ट होता है, एंटी-एचसीवी टेस्ट करेंगे, ठीक है, सही। अच्छा, अब आते हैं जिस तरह कि आपने कहा कि ये जो है ट्रांसमिट हो सकता है, इज़दवाजी ताल्लुक़ से हो सकता है। बहुत सारे लोग रिश्ता इस वजह से नहीं करते हैं कि अगर देखिए वही मसला है ना कि आपने कहा कि नादरा के साथ तो जोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर वो सारे कवारे ही रहेंगे लोग जिनके ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएंगे। ये जो एक हमारा स्टिग्मा है ना इस बीमारी के साथ, वो बहुत सारी चीज़ों को रोक देता है। और मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें डिवोर्सेस हो जाती हैं कि हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव आ गया, वो कहते हैं हमने अपनी बेटी की ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी, तो हम इसको लेकर जा रहे हैं, और दूसरी जगह उसकी शादी कर देते हैं। तो आपके ख्याल से, अच्छा पहले तो ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस बी को किस तरह से वैक्सीनेशन से बचाया जा सकता है? जी, हेपेटाइटिस बी का एक तो अब जो ईपीआई प्रोग्राम है, बच्चों को शुरू में वैक्सीन लग जाती है, तो ये प्रैक्टिस पिछले 22 ईयर्स से हेपेटाइटिस बी ईपीआई प्रोग्राम में आ गया है। इसके अलावा हर जनरल पॉपुलेशन को हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराना चाहिए, वो नेगेटिव हो तो वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो वैक्सीनेशन से बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन होती है। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ ख़ास मरीज़ हैं जिनके मतलब पार्टनर्स को हेपेटाइटिस बी है, या वो किडनी के डिजीज़ हैं जो डायलिसिस भी हैं, उनको पहले से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। अच्छा, और इससे बहुत अच्छा बचाव है। ठीक है। अच्छा, ये है कि हम जो डॉक्टर्स हैं हमें भी वैक्सीनेट किया जाता है, और तो ये बताइएगा कि अगर वैक्सीनेशन हो गई है तो फिर इसका कोई बूस्टर भी होता है जो कि आपने किसी ख़ास अरसे पे लगाना है ताकि इम्यूनिटी बेहतर हो जाए दोबारा से? इसके लिए एक टेस्ट होता है एंटी-एचबीएस, वो वैक्सीन की सक्सेस का टेस्ट होता है कि वैक्सीन कितनी मुफीद हो गई है। अक्सर हेल्थ वर्कर्स को प्रिक हो जाते हैं और वो वैक्सीनेटेड भी होते हैं, तो वो एंटी-एचबीएस करा लेते हैं। अगर वो 100 से ऊपर लेवल है तो उन्हें बूस्टर की भी ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब वो फुली प्रोटेक्टेड है। 10 to 100 में रिकमेंडेड है कि एक बूस्टर लगवा लें, और अगर 10 से कम यानी कि उन्होंने अचीव नहीं की तो फिर उसमें फिर पूरा कोर्स रिपीट करना पड़ता है। यहाँ पर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी उमर, सवाल पूछिएगा। अच्छा, मैं इस तरह है कि एक्चुअली मेरे प्रॉब्लम हो रही है, बाज़ औक़ात मैं कोई भी तुर्श चीज़, हल्की सी भी खट्टी चीज़ खा लूँ तो मैदे में मेरे एसिडिटी हो जाती है, और इससे ये होता है कि मेरे सीने में दबाव पड़ जाता है बहुत जोर से, और खांसी भी आती है जिसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है और सांस भी नहीं लिया जाता। अच्छा, ठीक है। कोई भी मैं अगर खट्टी चीज खाता हूँ तो जिस तरह से मैं अगर लस्सी वगैरह पीता हूँ या दही भी खा लेता हूँ, इवन कि वो तो मैदा ठीक करती हैं, लेकिन वो उनसे भी मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और बाद का कुछ वेजिटेबल, बैंगन वगैरह और ये चीजें। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि ये अभी आपको शुरू हुआ है या बचपन से आपको ये मसला है? आपकी आवाज़ कट रही है, हमें सही समझ में नहीं आ रही। ये मुझे काफी से प्रॉब्लम है, तकरीबन 8 साल से प्रॉब्लम है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि खट्टी चीज खाने से आपको ये होता है, सांस लेने में मसला हो जाता है, लस्सी पीने से भी? वेजिटेबल्स भी खा लूं या दालें शालें कुछ डालें, आपने कोई और भी एलर्जीज हैं आपको? नहीं मैम, कोई और एलर्जीज नहीं है मुझे। अच्छा, ठीक है। कभी आपने कोई एलर्जी का टेस्ट करवाया है या खानदान में किसी को है? नहीं, किसी को भी नहीं है। इससे आपका कोई गला भी खराब होता है? खांसी तो आती है, गला वगैरह भी खराब हो जाता है? गला भी खराब होता है, गला भी इफेक्ट होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 22 साल है। अच्छा, बड़े यंग हैं आप। तो इम्यूनिटी कैसी है? आप बहुत आराम से बीमार हो जाते हैं फौरन या जनरली आपकी हेल्थ अच्छी रहती है? कोई 2 साल में एक दफा या साल में एक दफा बीमार। अच्छा, वैसे आप बीमार नहीं होते। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, लाइकली इनके सिम्टम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लग रहे हैं। सही। तो लेकिन सांस का मुआयना भी ज़रूरी है कि ऐसे मर्ज़ में अक्सर सांस के मसले भी साथ हो जाते हैं। ठीक है। तो उसमें भी वो हैबिट्स है कि खाना पेट भर के ना खाएं, खाने के बाद ना लेटें, और एहतियातन एक एच पाइलोराइड का टेस्ट होता है मैदे का, वो ये करा लें।
सही है, ठीक है। यानी कि एच पायलोरी का टेस्ट करवा लें, और आपने कहा कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकती है। अच्छा, इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा दिल जलता है या कि मुंह में आता है, कि हमें पूछना चाहिए था? और जिस तरह कि आपने जिस तरह बता रहे हैं ना, तो वो सिम्टम वही लग रहे हैं, ठीक है, रिफ्लक्स की वजह से सही है। तो इनको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल करीबी, बिल्कुल सांस का भी मुआयना करवाएं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि वही आपके फूड के पार्टिकल्स जब ऊपर आ रहे हैं तो वो सांस तो लैरिंक्स को और लंग्स को इफेक्ट कर सकते हैं, वो इरिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब बहुत कुछ हो रहा है। कॉमन हमें ईएनटी और पल्मोनोलॉजिस्ट पेशेंट रेफर करते हैं, ठीक है, इस वजह से कि सांस की और खांसी ठीक नहीं हो रही होती। सही, ठीक है। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने बताया। अच्छा, हमने कहा कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से बचाया जा सकता है, लेकिन क्या हेपेटाइटिस सी की भी वैक्सीनेशन है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हेप बी की करवा ली, अब हेप सी की भी करवा दें। जो हेपेटाइटिस सी की अनफॉर्चुनेट कोई उनके इतना वर्सेटाइल सा वायरस है, चेंज करता रहता है, इसकी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन सिर्फ ए, बी और ई की अवेलेबल है, और बी इनडायरेक्टली डी भी प्रिवेंट कर देता है, सी की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बी और डी का आपस में क्या ताल्लुक है? कोई ये प्रेगनेंसी रिलेटेड है, क्या होता है इनमें? दरअसल बी एक ऐसे समझें कि वो एक कश्ती है जिस पर डी सवार हो जाता है। अच्छा, तो वो बेसिकली या तो वो को इन्फेक्शन होते हैं, यानी दोनों एक साथ होते हैं, वो बी की मदद से इन्फेक्ट हो जाता है, या बी होता है और उसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन के तौर पे डी वायरस, यानी डी अकेला नहीं रह सकता, उसका एक अकेला वायरस के नहीं, उसे बी के सहारे की ज़रूरत है इन्फेक्शन करने के लिए। तो फिर अगर बी और डी दोनों इकट्ठे हो जाएं तो क्या मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाता है? क्या डी होता के दरअसल डी जो है ना, वो एक उसके बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, उसके नहीं, वो अभी तक भी वो पुराने इंजेक्शंस ही हैं जो लगते हैं, और इस पर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि थोड़ा सा बी और सी के मुकाबले में कम वायरस है, तो उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। हमने प्रिवेंशन की बात कर ली कि हेप बी की है वैक्सीनेशन, हेप सी की नहीं है। अब ये बताइएगा इसमें, सॉरी मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इवन प्रेगनेंसी में भी सेफ है। अच्छा, ठीक है, वो तो लगवा लेनी चाहिए। लोग मिथ्स होते हैं कि ना लगवाएं, बी की वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह कि हमने कहा कि हेप बी की वैक्सीनेशन है, हेप सी की नहीं है, लेकिन क्या हेप बी का भी इलाज है जैसे कि हेप सी का है? उसमें हेप सी में हम इंजेक्शन लगा लेते हैं और वायरस जो है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो क्या हेप बी में भी कोई ट्रीटमेंट है? हेपेटाइटिस सी में भी अब इंजेक्शन नहीं लगाते। अच्छा, गोलियां आ गई हैं। अब तो गोलियां आ गई ठीक हैं, है। ज़्यादातर केसेस में 3 महीने और बहुत है तो 6 महीने कुछ खास केसेस में। बी के लिए ज़रा कुछ खास टेस्ट करने पड़ते हैं, हर एक को इलाज नहीं देते। अगर कोई ख़ास रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो फिर बहुत आसान सी एक गोली रोज़ाना खानी है, लेकिन वो थोड़ा लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ती है, कि बी का ऐसा क्योर नहीं है, बी को सप्रेस किया जाता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। और जब उसका वायरल लोड एक खास हद से नीचे हो जाता है, नेगेटिव करना चाहते हैं जो भी ट्रीटमेंट हो, लेकिन वो ये कि प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, वो क्यूरेटिव नहीं है, वो सप्रेस कर देता है बी को। ठीक है, और बहुत आसान हल है। सही, और हमारा मकसद यही होता है कि वायरल लोड इतना कम हो जाए कि वो ट्रांसमिट ना हो। ठीक है। अब अगर एक ऐसा पेशेंट है जो कि इलाज करवा रहा है, चाहे हेप बी का चाहे हेप सी का, उस दौरान क्या वो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ रख सकता है या इसमें बचाव करना चाहिए, या अगर उसने रखा हुआ है ताल्लुक़ तो क्या फिर उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखें कि बी में तो ये है कि थोड़ा सा ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, तो जब तक वायरल लोड सप्रेस नहीं हो रहा तो वो प्रिवेंटिव मेथड्स यूज़ कर ले। सी का ट्रांसमिशन रेट लेस देन 2% है, तो बिल्कुल ना तो नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। सही। अच्छा, ये बड़ा मसला है हमारे मुल्क में कि नीडल्स को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। इवन क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है कि जो उनका वेस्ट है वो ऐसी जगहों पर जा रहा है कि वहीं पर बच्चे उनको, जिस तरह कि हमने देखा है कि कूड़ा चुनने वाले बच्चे होते हैं, उसी में हाथ लगा रहे हैं, उसी में निकाल रहे हैं, तो प्रिक का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो क्या ये वायरसेस प्रिक से भी, अगर आपको अनइंटेंशनली प्रिक हो गया है तो ये एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकते हैं? इसी तरह जो आईवी ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतने नहीं हैं लेकिन फिर भी हैं, और उसमें क्या होता है कि नीडल शेयरिंग की जा रही होती है, कि एक ने अपने आप को ड्रग लगाई, वही नीडल लेके दूसरे ने भी अपने आप को ड्रग लगा दी।
अच्छा, मज़े की बात ये है कि फॉरेन कंट्रीज़ में नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है ऐसे लोगों के लिए कि जब तक कि वो अपनी ये ड्रग एडिक्शन नहीं छोड़ते तो उनको हुकूमत की तरफ से नई नीडल्स दी जाती हैं ताकि वो हेपेटाइटिस या एड्स एक से दूसरे को ट्रांसमिट ना करें। अब पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इसको एक बड़ी अच्छी मिसाल से दूंगा कि जिस तरह वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है ना, तो ये जो नीडल्स हैं ना, इनकी भी जब तक ये डिसइंफेक्ट ना हो जाए, इनकी भी एक चेन मेंटेन करनी चाहिए कि वो एक सुपरवाइज तरीके से जब तक वो डिस्कार्ड नहीं हो रही तो वो किसी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नीडल प्रिक्स हैं वो आप यकीन माने डॉक्टर और नर्सेस को होते हैं। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक तो वो प्रिक से ज़रा से ब्लड ट्रांसमिट से वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो है कि अगर नीडल इंजरीज होती हैं, घर में भी हो सकती हैं, तो बी के नहीं बहुत प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। वो आप कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगा सकते हैं। बी अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो फ़ौरन आप बी की वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे उसको डाल सकते हैं। सी का अनफॉर्चुनेट कोई वैक्सीन उस तरह प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उस वक्त सिर्फ हाथ अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें तो ट्रांसमिशन रेट बहुत कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो अगर आपको खुदा न ख्वास्ता इस तरह का कोई प्रिक हो जाता है तो आपने फर्स्ट एड ये है कि फ़ौरन से अपने हाथ जो हैं वो अच्छी तरीके से साबुन से धोने, उसके बाद कोई टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हैं कि कुछ ऐसे बाद अपना बी और सी का टेस्ट करवा लें। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह कि आपने कहा कि डॉक्टर्स और नर्सेज को सबसे ज़्यादा ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है कि उसमें दे आर एक्सपोज टू ऑल द सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी, फिर वो नीडल्स भी इस्तेमाल करें। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम, उस्मान मेमन ठट्टासन से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। जी डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मेरे बेटा तकरीबन उसकी उम्र है 18 से 20 साल। ठीक है। उसको 2 माह पहले पीलिया हो गया था, जॉन्डिस। ठीक है। LFT के जरिए में मालूम हुआ। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे इलाज किया, हेपामर्स वगैरह चलाई, ड्रिप वगैरह। उसके बाद बच्चा तो ठीक हो गया है। आखिर में हमने हेपाटाइटिस की सारी टेस्ट कराई, वो भी क्लियर है। ठीक है। CBC भी क्लियर है, प्लेटलेट्स वगैरह सबका, LFT भी क्लियर है। अभी बच्चे को कमजोरी बहुत है। ठीक है। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट या? अच्छा, आपको ये पता है कि कौन सा हेपेटाइटिस हुआ था बच्चे को? नहीं, हेपाटाइटिस कोई भी नहीं था, LFT यानी जॉन्डिस थी, सिर्फ जॉन्डिस था। अच्छा, जी जी, ठीक है। रिबन ज्यादा थी, रिबन ज्यादा। खाना वगैरह खा रहा है, उसको भूख सही लगती है? हाँ जी, भूख तो लगती है लेकिन कम लगती है। कम लगती है बीबी। और कितने अरसे पहले ये हुआ था उसको इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस? तो ये तकरीबन 3 महीने पहले हुआ था। ये कराची में रहता है, यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो हम तो ठट्टा में रहते हैं, वो बाजारी खाने वगैरह खाए होंगे या पानी कोई गलत पिया होगा, वहीं से हुआ उसको। जी ठीक है, जी। चलें, बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें भी कुछ मिथ्स का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है कि अक्सर लोग हेपेटाइटिस के दौरान खाना पीना पेरेंट्स ही बंद कर देते हैं। अब वो 2 महीने नहीं खाएगा तो वो कमज़ोर ही होगा। एक तो उसकी इलनेस चल रही है और ऊपर से ये मिथ्स है कि ये भी ना खाओ, वो भी ना खाओ। कोई न्यूट्रिशनल गाइडेंस नहीं है। सब कुछ खिलाएं, घर का साफ़ सुथरा हर चीज़, उसको प्रोटीन्स, कार्ब्स, जो गोश्त, सब कुछ दे सकते हैं। अब वो 2 महीने ये सवाल इनसे नहीं किया न्यूट्रिशन कैसी रही है उसकी। जाहिर बात है कितने बड़ा बाहर से खाना खाता नहीं, मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग इलनेस खाना बंद कर देते हैं। अच्छा। गंडेरियां खाएं, ये खाएं, वो, उससे कोई खाने की पाबंदी नहीं होती। बिल्कुल। ये जस्ट मिथ्स हैं जो क्लियर करने की अच्छा, जरूरत है। ये बड़ा मसला है ना कि डॉक्टर के पास आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने क्या परहेज करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। अच्छा, डॉक्टर कह भी देगा कि आप सब खा सकते हैं, लेकिन वो जो साथ वाली आंटी बताती है ना कि आपने ये नहीं खाना, तो वो भी बंद हो जाता है। फिर एक रिश्तेदार होता है, वो कहते हैं अब ये भी नहीं खाना, वो भी बंद हो जाता है। तो वो सब कुछ बंद कर दिया। इतना वेट लॉस नहीं हो रहा जितना वो गैर ज़रूरी खाना बंद करने से हो रहा होता है। उसको ज़्यादा, क्योंकि वो इल है, डिजीज्ड है, उसको ज़्यादा अच्छे खाने की ज़रूरत है, न्यूट्रिशियस खाने की चाहिए। तो अभी ये क्या कर सकते हैं? कोई मिल्क शेक्स वगैरह पी सकते हैं या फ्रूट, हेल्दी वेजिटेबल, मीट उसका बेहतर करें। अगेन जो मेडिसिन उन्होंने बताई, हेपेटाइटिस ए के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा रोल उनका नहीं था। ठीक है। ए का जो सिम्टोमेटिक होता है, उल्टी आई ठीक कर लें, बुखार ठीक कर लें, पेट के दर्द की गोली, अब वो ठीक है तो उसको अच्छी खुराक दें, ही विल सून रिकवर। अच्छा, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमल के दौरान अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है तो ये किस कदर ख़तरनाक है? हमल में कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है? बच्चे में किस कदर ट्रांसमिशन होती है इसकी? ऐसे इसमें 2 वायरसेस के मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बी और ई। हाँ, मैंने डी कर दिया था, वो ई है एक्चुअली।
सही। जो बी वायरस है अगर वो हमल के दौरान डिटेक्ट होता है, अगर तो वो उस ख़ास स्टेज पे है कि ट्रीटमेंट ज़रूरत है, तो हमल के दौरान एक सेफ़ दवाई अवेलेबल है जो बी के लिए दी जा सकती है। और अगर इसके अलावा उसकी जनरल क्राइटेरिया नहीं भी पूरा हो रहा तो लास्ट ट्राइमेस्टर यानी आखिरी 3 महीनों में अगर उसका वायरस का लोड 2 लाख से ज़्यादा है तो उसको आप दवाई स्टार्ट कर दें, उससे बच्चे में ट्रांसमिशन रेट कम हो जाएगा। नंबर 3, जो बच्चे की जब पैदाइश होती है तो उसको फ़ौरन इम्यूनोग्लोबुलिन से ख़ास टीका होता है जिससे वायरस का ट्रांसमिशन रेट कम हो जाता है और उसको वैक्सीन प्रोग्राम पे डाल दें। ये तो बी की हद तक हो गया। ई में ये है कि ई वैसे तो आम यरकान कहा जाता है लेकिन प्रेगनेंसी में ये बहुत 30% तक पेशेंट जो है ना एक्यूट लिवर फेलियर तक जा सकते हैं। अच्छा। तो बी में ये एक तो बी की प्रिवेंशन है कि जिनको नहीं है वो प्रेगनेंसी में अपनी वैक्सीन लगा लें। ई में तो साफ सुथरा खाएं, यही प्रिवेंशन है हाँ, उसकी। बाहर से खाना अवॉइड करें, प्रेगनेंसी में बाहर से खाना अवॉइड करें, हाथ धोएं, ये बहुत ज़्यादा। ई की ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हुई है चिल्ड्रन में लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। बी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बी अगर बच्चों में चला जाए तो अगर आम यरकान 10% चांस था तो बच्चों में 90% ख़तरनाक यरकान का चांस है जो आगे तक चलता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने प्रैक्टिस में एक ऐसी खातून भी देखी थी जिनकी बेटी को प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस हुआ और उनकी माँ बज़िद थी कि जी अबॉर्शन करवा दें क्योंकि मेरी बेटी मर जाएगी। तो बच्चा बेशक चला जाए लेकिन बच्ची, तो क्या अबॉर्शन करवाना चाहिए ऐसे हालत में? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये बताएं तो इससे बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी क्योंकि वो कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को बचाना है, बच्चे का बाद में सोचेंगे। तो क्या ये कॉन्सेप्ट बी और ठीक सी है? प्रेगनेंसी के लिहाज से कोई मसला नहीं है। प्रेगनेंसी बड़े इजीली, मतलब बी और सी की वो स्टेज जो बिल्कुल इनिशियल है यानी कि लिवर ख़राब अभी नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। बच्ची को आम वायरस है तो वो प्रेगनेंसी के साथ बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, इजीली प्रेगनेंसी पूरी हो सकती है। तो एबॉर्शन कराने की कोई गाइडलाइंस नहीं है। सही, ठीक है। और डेफिनेटली कि प्रेगनेंसी में अल्लाह ताला ने जिस तरह कि अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है तो अल्लाह ताला ने भी ममनू किया है, वो सर्टन कंडीशंस हैं जिसमें डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस कदर रिस्क है। तो ख़ुद से ये डिमांड करना कि बच्चे को अबॉर्ट कर दें क्योंकि मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा, ये गलत है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर किसी को लग रहा है कि उसको हेपेटाइटिस हो गया तो उसको कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए? एक तो एक्यूट में अलग टेस्ट होते हैं। अगर ए और ई जैसे जॉन्डिस वाला फौरी डैमेज वाला हुआ है तो उसमें IgM HAV IgM HEV कर सकते हैं। और अगर क्रॉनिसिटी यानी कि बी और सी सोचते हैं तो बी सरफेस एंटीजन और एंटी HCV का टेस्ट होता है जिसके ज़रिए वायरस डिटेक्ट हो जाते हैं। सही, यानी कि टेस्ट अवेलेबल हैं। और अगर बी सी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करते, उसके बाद PCR का टेस्ट होता है और PCR के साथ साथ LFTs और अल्ट्रासाउंड में लिवर के स्टेटस भी चेक होता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की लैब्स हैं जिनके टेस्ट ऑथेंटिक नहीं समझे जाते और कुछ डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना लिया है कि आप इस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा कर मेरे पास आएँ। तो क्या वाकई ऐसा है कि कुछ लेबॉर्ट्री के टेस्ट ठीक हैं और कुछ के नहीं ठीक हैं और मैल प्रैक्टिस हो रही है? दरअसल मैं सिर्फ PCR की हद तक बात करूंगा क्योंकि PCR की जो वायरल लोड डिटेक्शन है वो लैब्स की डिफरेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं CMH की एग्जांपल दूंगा, वो 15 वायरस तक डिटेक्ट कर लेते हैं। अब एक वायरस वो लैब ने खुद ही लिखा हुआ है कि 1000 से नीचे वो डिटेक्ट ही नहीं करता। तो फिर ये चीज़ होती है इंपॉर्टेंट कि PCR के लिए हम चाहते हैं कि बहुत रिलायबल लैब हो। ठीक है। अच्छा, बस हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। मैं चाहती हूँ कि वन लाइनर मैसेज, एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे, फिर हम क्लोजिंग करते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बड़ी अच्छी आपने बात की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज ये है कि आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप एहतियात करें। आप जो भी खा रहे हैं साफ़ तरीके से खाएँ, कोशिश करें कि आपको पता हो कि ये खाना कहाँ बन रहा है, कैसे तरीके से बन रहा है। साथ साथ आपने अपने हाथ धोने हैं। अगर आपको कोई अलामात आ रही हैं तो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। ये बीमारी ऐसी है जिससे बचा जा सकता है और अगर आपने एहतियात ना की तो फिर खुदा न ख्वास्ता बहुत संगीन नताइज भी हो सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉकिंग। अल्लाह हाफ़िज़।